हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यू पीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने आर ओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए है कोलेरू, ऑप्शन बी है वोलर, ऑप्शन सी है नल सरोवर एंड ऑप्शन डी है सांभर। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपकी वोलर झील है। डिटेल देख लेते हैं। वोलर झील जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित एक घोघर झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताज़े पानी की झील है। नल सरोवर आपका गुजरात में स्थित एक रामसर कन्वेंशन साइट है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा स्थित चिल्का झील है, जो कि एक लैगून झील है। तो फ्रेंड्स, अगर पूछता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो हो जाएगा आपका वोलर झील, और अगर पूछता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो हो जाएगी आपकी चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो तमरिया जनजाति जो है ये आपका झारखंड में पाई जाती है। तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। पहले इसे जो है पिछड़ी जाति के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन 2014 में इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया। झारखंड की अन्य जनजातियाँ देख लेते हैं तो मुंडा, बिरहोर, ओराव, खरिया और पहाड़िया, ये सभी जो है झारखंड की अन्य जनजातियाँ हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश जो है दिया है आपका मणिकर्ण, ऑप्शन बी है उड़ीसा तप्तपानी, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र वज्रेश्वरी और ऑप्शन डी है गुजरात जो कि है नारायणी। तो अब इसमें कब पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन गुजरात ये है, नारायणी ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि नारायणी जो है ये आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है, ना कि गुजरात में। तो आइए देख लेते हैं डिटेल। तो हिमाचल प्रदेश में आपका क्या है? मणिकर्ण है, उड़ीसा में तप्तपानी है, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है और राजस्थान में आपका नारायणी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मानसून, वन, मिट्टी सिंचाई परियोजना और कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है ये बताना है। तो पहला दिया है आपका जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, सी है लाल मिट्टी और डी है मरुस्थलीय मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो है गंगा यमुना नदियों के दोआब में स्थित है, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। और ऑप्शन बी है आपका काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और डेजर्ट मरुस्थलीय मिट्टी ऑब्वियसली आपको पता है कि ये राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइजर, जिसे कहते हैं राम तिल की फसल, एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो पूछ रहा है नाइजर जो जिसे राम तिल भी कहते हैं, एक फसल है जिसमें तेल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन डी 37 से 47%। आइए डिटेल देखते हैं। इथोपिया, भारत, नेपाल में व्यापक मात्रा में उगाई जाने वाली फसल है क्या? नाइजर यानी कि राम तिल। राम तिल यानी नाइजर के बीजों में कुल मात्रा का 1/3 लगभग तेल यानी कि 37 से 47% पाया जाता है। राम तिल प्रोटीन और फैटी एसिड तथा लिनोलिक एसिड का भी एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है आपका फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें पहला कथन है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। नो, ये तो गलत है।
और कथन दूसरा दिया है, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, राइट आंसर। तो आइए इसका आपका दिया है क्या, केवल एक सही है, केवल दो सही है, और ऑप्शन सी है आपका एक और दो दोनों सही है, और डी है आपका ना तो एक ना तो दो, यानी कि आपका दो सही है, केवल दो सही है। आइए डिटेल देख लेते हैं। फसल चक्र सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम फसल उत्पादकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो आपको ये चारों पांचों पॉइंट जो है आपको ये ध्यान रखना होगा। तो इसमें दिया है, उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगानी चाहिए, फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसलें उगानी चाहिए, अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, और कृषि साधनों का प्रयोग क्षमतापूर्वक ढंग से होना चाहिए, अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र से आच्छादित फसलों का समावेश होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका पूछा है खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग तथा व्यापार से। तो इस पे दे रहा है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्रोनोलॉजी पूछा है आपका। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका कथन कि भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री बाय इंडिया। और आपका कथन दो है, रिसरा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जूट मिल इन रिसरा। और कथन आपका तीसरा दिया है, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसमें आपका चौथा कथन दिया है, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कोड सही है। तो इसमें आपका बी सही है, यानी कि सबसे पहले जो हुआ था आपका क्या, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुआ था। ठीक है, तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, डिटेल है इसका, भारत में पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में कावासाजी नाना भाई डावर ने द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से स्थापित किया था। ठीक है, देश के प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में हुई। ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड और बंगाली फाइनेंसर बाबू बाई सुंबर सेन द्वारा रिसड़ा यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में की गई थी। भारत में प्रथम बार स्टील लौह इस्पात का उत्पादन 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी यानी इसको द्वारा कुल्टी यानी झरिया में है, झरिया झारखंड में है, तथा बनपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। जबकि भारत के प्रथम भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903 में देवरिया प्रतापपुर में जो है चीनी मिल की स्थापना से हुई थी। खनिज दिया है और आपका उद्योग। ठीक है, तो पहला है आपका चूना पत्थर, दूसरा है कॉपर यानी तांबा, और सी है आपका बॉक्साइट, और डी है मैग्नीज। और इधर एक तरफ दिया है आपका कि कौन सा जो है खनिज है और किस उद्योग में जो है इसका उपयोग होता है। इधर दिया सीमेंट, बिजली का सामान, हवाई जहाज़ का निर्माण और स्टील यानी इस्पात। तो इसमें देख लेते हैं आपका ऑप्शन क्या है, ए सही है, यानी कि चूना पत्थर का यूज कहाँ होता है, सीमेंट उत्पादन में होता है, और कॉपर का यूज बिजली का सामान बनाने में होता है, बॉक्साइट का यूज हवाई जहाज निर्माण में होता है, मैग्नीज का इस्पात में होता है। ठीक है, तो ये आपका क्रम से ही सही सुमेलित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी है वायु ऊर्जा, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा, और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका, डी सही है, सौर ऊर्जा। डिटेल देखते हैं। भारत में जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार देश में कुल विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में सर्वाधिक योगदान जो है वो 51.7% का है, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का योगदान 26.5% है, जिसमें पवन ऊर्जा 10.2% तथा सौर ऊर्जा 12.5% उत्पादित की जाती है। तो इसे अपडेट करते रहना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए है भिलाई, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, और ऑप्शन डी है भद्रावती। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, भिलाई। जो ये लौह इस्पात संयंत्र है ये नदी तट पर स्थित नहीं है। तो आइए इसका डिटेल देखते हैं।
तो लौह इस्पात संयंत्र यानी बोकारो जो है ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा है, खरकई नदी पर स्थित है। और भद्रावती जो है ये भद्रा नदी के तट पर है, ठीक है। और भिलाई जो है लौह इस्पात संयंत्र किसी नदी के नज़दीक स्थित नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम में हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन तथा ग्रेट ईस्टर्न हाईवे के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी से। तो पहला है वायुमंडल से आपका क्वेश्चन है समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो आपको पता है तौकाते जो है ये आपका अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। आइए डिटेल देख लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि करंट के क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है चक्रवाती तूफान को लेकर तो उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो डिटेल देख लेते हैं। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते या ताउते साइक्लोन अरब सागर से उत्पन्न हुआ था, जो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो ये भी ध्यान रखना होगा। यानी जो तौकाते आया था ये आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था, जिसका लैंडफॉल क्षेत्र गुजरात रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लैंडफॉल क्या होता है। यानी जब चक्रवात आता है और जब हमारे तट पर पहुंचता है उसे ही क्या कहते हैं, लैंडफॉल कहते हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों से गुजरते हुए चक्रवात ने भारी तबाही की थी। इसका नामकरण ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के लिए। तो इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था, जिसका बर्मीज भाषा में अर्थ गेको यानी कि एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली है। वर्ष 2018 में और देखिए कौन से तूफान आए थे। 2018 में ओमान में आया मेकान चक्रवात आया था। 2019 में वायु चक्रवात आया था जिसने गुजरात को, तथा उसके बाद 2020 में निसर्ग चक्रवात आया था जिसने महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्थिक भूगोल से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्रॉप्स यानी फसल दिया है और कंट्री दिया है देश। तो ऑप्शन ए है आपका रबर, ऑप्शन बी है कहवा, ऑप्शन सी है जैतून और ऑप्शन डी है गन्ना। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी यानी कि कहवा, यानी ये मंगोलिया। कहवा जो है आपका ब्राज़ील की फसल है, ना कि मंगोलिया की। तो देख लीजिए रबर जो है वो थाईलैंड की फसल है, कहवा ब्राज़ील की और जैतून स्पेन की और गन्ना ब्राज़ील की मुख्य फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कि विश्व में कौन सा है। जापान है, रूस है, चीन है और डी आपका यूएस से है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी सही है यानी कि चाइना है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य चीन है, जो विश्व में कुल मछली उत्पादन का 35% हिस्सा अकेले ही उत्पादित करता है। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत के 3 प्रमुख मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात हैं। तो ये आंकड़े 2019-20 के हैं, लेकिन इसको अपडेट करते रहना है। वैसे भी अगर देखें तो भारत के 3 प्रमुख मछली उत्पादक राज्य जो हैं वो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो इसमें कह रहा है उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। ठीक है, आइए डिटेल देखते हैं इसका। नॉर्वे देश अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। प्रतिशतता के आधार पर पराग्वे विश्व का प्रथम देश है जहां 100% ऊर्जा उत्पादन जल विद्युत के रूप में होता है। तो 99% की बात करता है तो नॉर्वे है, लेकिन अगर जल विद्युत से जो है प्रतिशतता के आधार पर बात करें तो विश्व का प्रथम देश जहाँ पे 100% ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत से होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, पराग्वे। ठीक है, ये आपका दक्षिण अमेरिका का कंट्री है पराग्वे। और जबकि चीन जो है वो विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है।
तो चीन जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे तो 99% जो है वो नॉर्वे करता है, और 100% की बात करें तो पराग्वे करता है, जो कि आपका दक्षिणी अमेरिकी कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल एवं मानचित्रावली से पूछा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि, लैंड ऑफ प्रॉमिस, द लैंड ऑफ प्रॉमिस। तो ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है जावा, सी है सुलावेसी एंड डी है मिंडानाओ। तो ऑप्शन डी है आपका मिंडानाओ, जिसे द लैंड ऑफ प्रॉमिस के नाम से जानते हैं, वादे की भूमि। और डिटेल देखते हैं, मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है तथा हवाना इसकी राजधानी व सबसे बड़ा शहर है। जावा तथा सुलावेसी दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करती है? मैपिंग का क्वेश्चन है तो हमें मैपिंग भी बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है ब्रुनेई, ऑप्शन बी है तिमोर लिस्ते, ऑप्शन सी है मलेशिया एंड डी है पापुआ न्यू गिनी। तो इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो ब्रुनेई के साथ साझा नहीं करता है। देखते हैं ऑप्शन, ब्रुनेई की सीमा इंडोनेशिया से नहीं लगती है। ब्रुनेई 3 तरफ से मलेशिया से तथा 1 तरफ से समुद्र से घिरा है, ठीक है। मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी व तिमोर लिस्ते इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी यहाँ पे जो दिया तिमोर लिस्ते और मलेशिया है आपका, और पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, ये आपके जो है इंडोनेशिया से सीमा साझा करते हैं, लेकिन आपका ब्रुनेई जो है ये नहीं करता है। और ये सभी देश जो हैं वो क्या हैं? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित द्वीपीय देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कौन सा पोलिनेशिया द्वीप का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है टोंगा, ऑप्शन बी है तुवालू, ऑप्शन सी है ताहिती और ऑप्शन डी है तीनियन। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाए, कौन सा? डी, यानी तीनियन जो है ये आपका पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो आइए डिटेल देख लेते हैं इसका। पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। पोलिनेशिया द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीपों के पूर्व में फैले हुए हैं, ठीक है। पोलिनेशिया जो है लगभग 1000 से अधिक द्वीपों का समूह है। इसके द्वीपों में हवाई जो है समोआ द्वीप है, टोंगा है, तुवालू, ताहिती आदि शामिल हैं। इन द्वीपों को हरिमणि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीनियन द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह का एक द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, देश है दिया है और आपकी राजधानी दिया हुआ है, ठीक। तो एंटीगुआ बारबुडा की राजधानी क्या हो जाएगा? इसमें कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन आपका बी जो है डोमिनिका सेंटी डोमिंगो, ये सुमेलित नहीं है। डिटेल देखते हैं, एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स है, जो कि यहाँ पे एक ये सही है। और डोमिनिका की रुसाऊ है, ये भी आपका, मतलब यहाँ देखिए डोमिनिका का क्या दिया था, सेंट डोमिंगो दिया था, जो कि गलत था। डोमिनिका का क्या होता है, रुसाऊ है। अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है और बहामास की नसाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या और नगरीकरण से। तो देखिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में उनके राज्यों का आरोही क्रम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, ठीक। यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का अवरोही क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति और सबसे कम, तो सबसे कम आपकी कहाँ पे हो जाएंगी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है अनुसूचित जनजातियाँ दिए गए विकल्पों में, और सेकंड नंबर पे है मिज़ोरम, और थर्ड पे है नागालैंड, और डी है आपका चौथा जो है मेघालय। यानी अगर नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा
और सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है, सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है, और उससे ज़्यादा आपका मिज़ोरम में है, उससे ज़्यादा नागालैंड में, और उससे भी ज़्यादा मेघालय में। तो इन चारों स्टेट्स में बात करें तो मेघालय जो है अब आपका यहाँ पे लगभग 25,55,861 जो है जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ रहा है? तो ऑप्शन ए है आपका अहमदाबाद, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ एंड ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो ऑप्शन ए है आपका अहमदाबाद, यही सही है। तो कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम मलिन बस्तियों का प्रतिशत अहमदाबाद में है। यहाँ लगभग 4.49% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। जयपुर की बात करें तो 10.62%, लखनऊ में 12.9% और बेंगलुरु में 8.39 आबादी मलिन बस्तियों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है, यानी सबसे कम नगरीकरण किस राज्य में है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो ए है आपका हिमाचल प्रदेश, सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश 10.0% सबसे कम नगरीकृत राज्य है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य की बात करते हैं तो वो गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो है नगरीकृत कौन है? दिल्ली है, जो कि आपका 97.5% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी है दमन एंड दीव, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड डी है लक्षद्वीप। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव, जहाँ पे 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है? तो आपका दमन एंड दीव है। ठीक है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी है, जो कि आपका 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएँ हैं वहाँ पर। ठीक है, और चंडीगढ़ का लिंगानुपात 818 है, अंडमान निकोबार का 876, लक्षद्वीप का लिंगानुपात 947 है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात जो है वो 943 है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो हरियाणा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? ठीक है, मिलियन शहर नहीं है। तो ऑप्शन है आपका आगरा, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है मेरठ एंड ऑप्शन डी है मुरादाबाद। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर अथवा मिलियन प्लस नगर हैं जो निम्नवत हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। पहले नंबर पे कौन सा है सबसे ज़्यादा मिलियन शहर? इसमें कौन कौन से, ये आपको सातों याद रखना है। ठीक है, तो कानपुर है पहले नंबर पे, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और दूसरे नंबर पे आपका लखनऊ है, फिर गाज़ियाबाद है, आगरा है, वाराणसी है, मेरठ है और प्रयागराज है। ठीक, जबकि मुरादाबाद नगर की जनसंख्या 0.9% मिलियन है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि मिलियन शहर इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मुरादाबाद की जनसंख्या क्या है? ये अभी मिलियन पूरा नहीं हुआ, 1 मिलियन भी पूरा नहीं हुआ है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये नगरों के नाम याद रखने हैं। ठीक, कौन कौन से नगर शामिल हैं मिलियन शहर में? तो आपका कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टॉपिक है आपका प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स, आपको प्रस्तावना बहुत 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 ही ज़रूरी है। अगर आप प्रस्तावना याद कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर प्रस्तावना है यानी कि प्रियम्बल से रिलेटेड आपका कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे सारे क्वेश्चन को। इसलिए
प्रियम्बल आपको बहुत ज़रूरी याद करना, प्लीज़ उसे आप याद कर लें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होगा अगर आपको प्रियम्बल याद होगा। तो कह रहा है न्याय प्रदान करने की बात की गई है। तो कौन सी न्याय प्रदान करने की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय किस में दिया है आपका? ऑप्शन डी में दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको प्रस्तावना एक बार हम सुनाना चाहेंगे, तो आपको भी याद रखना है, ठीक है। तो प्रस्तावना ऐसे है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका प्रस्तावना याद होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होता अगर आपको याद होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, क्रमशः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में नागरिकों के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो क्या है आपकी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रता हैं, ठीक है। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये पूछता है क्वेश्चन में आपका इस तरह से भी कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है या कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो न्याय आपको पता चल गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, और स्वतंत्रता जो है वो अव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना और विचार की, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि प्रस्तावना में अब तक एकमात्र संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया है, जिसके माध्यम से 3 शब्द जो है संविधान में की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जो कि है आपका धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय व्यवस्था केंद्र सरकार से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 252, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 249, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 250, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 253। तो ऑप्शन डी है आपका 253, जो कि कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। अनुच्छेद 249 देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 249 कहता है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 250 राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। अनुच्छेद 249 कहता है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 कहता है कि राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बना सकती है। इम्पॉर्टेंट है दोनों अनुच्छेद। और अनुच्छेद 252 जो कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार, यानी कि अगर किसी राज्य संसद अगर किसी राज्य की राज्य सूची पर कोई कानून बनाती है तो उस राज्य की सहमति आवश्यक होगी और अन्य राज्यों का इस पर अंगीकार यानी इसकी स्वीकृति होगी, ठीक है, आवश्यक होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड ऑप्शन डी है नीलम संजीव रेड्डी। तो फ्रेंड्स, ये आपका राष्ट्रपति जितने भी क्रम से आज तक राष्ट्रपति हुए इनका क्रम भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, ये आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका, जैसे क्वेश्चन आता रहता है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहते कौन कौन से ऐसे हैं? फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है नीलम संजीव रेड्डी। तो डी है आपका क्या? नीलम संजीव रेड्डी। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया है। प्रथम बार इन्होंने चौथी लोकसभा का कार्यकाल जो कि 1967 से 69 में था, इन्होंने त्यागपत्र दिया था, और दूसरी बार 1977 में, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, जो कि भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो रहे हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वो नीलम संजीव रेड्डी हैं। इससे पहले 1969 के चुनाव में इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि गढ़ पूर्ति जो है वो क्या होनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन ए है 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, यानी या तो 30 सदस्य या तो कह रहा है कि कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, यानी इन दोनों में से जो भी कम हो वो होगा। या कह रहा है ऑप्शन बी कि सदन की कुल सदस्यता का आधा, या ऑप्शन सी कह रहा है सदन की कुल सदस्यता का 1/4, या ऑप्शन डी कह रहा है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए डिटेल देख लेते हैं कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गढ़ पूर्ति 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा यानी पीठासीन अधिकारी सहित, यानी विधानसभा के अध्यक्ष की बात कर रहा है, जो भी अधिक हो, ठीक है, वो होता है। यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होगा, यानी विधानसभा अध्यक्ष जो भी उस समय पीठासीन अधिकारी होगा जो विधानसभा की अध्यक्षता कर रहा होगा, तो उसका यह कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। उल्लेखनीय है कि संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन और अनुसूची से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है हमारा 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? ठीक है, इसमें जो है 1993 की बात कर रहा है, तो इसमें चारों ही सम्मिलित नहीं थी, ठीक है। 1993 में इसमें कोई सम्मिलित नहीं था, क्योंकि जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। तो जाहिर सी बात है 1993 में शामिल ही नहीं रहेंगे, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना था, तो आयोग के लिए आयोग ही जाने, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो जब 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 द्वारा, उसके आधार पर जो है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे BDMS, ठीक है, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये जो BDMS है आपका, चारों भाषाएं जो हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारत की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, और वर्तमान में कुल टोटल 22 भाषाएँ हैं, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मिसलेनियस टॉपिक से है। क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है इंद्र कुमार गुजराल। तो ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय जो प्रस्ताव था वो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्तुत किया था। डिटेल देख लेते हैं इसका। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन देशों से संबंधों को मजबूत करने का प्रथम प्रयास 1992 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से किया था। यानी कि कह रहा है कि इस तरह का जो है प्रयास सबसे पहले 1992 में भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव द्वारा
उनकी पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से उन्होंने सर्वप्रथम किया था। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप भारत 1996 में आसियान का एक संवाद भागीदार एवं वर्ष 2002 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार बना। भारत की नीति अब क्या है, अब लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं बल्कि अब क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है। ठीक है, इसके तहत संस्कृति, वाणिज्य, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था शुरू हो रहा है। तो आज क्लास यहीं जो है समाप्त करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।